हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं पहला पार्ट, जो कि है नेताजी का चश्मा। तो क्या आप सब रेडी हैं? हम इस पार्ट को शुरू करें। वेरी गुड। तो चलिए हम पार्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें जान लेते हैं कि ये पार्ट किसने लिखा गया है, यानी कि ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों ये कहानी लिखी गई है हरिशंकर परसाई जी के। ठीक है, तो याद रखना इस कहानी के जो लेखक है वो कौन है? हरिशंकर परसाई। कहानी बहुत अच्छी है बच्चों, इससे हमें काफ़ी कुछ संदेश मिलता है। तो आप लोग सभी मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस कहानी में मुख्य पात्र कौन से हैं। हाँ जी, यहाँ पर मुख्य जो कैरेक्टर्स हैं सबसे पहले उन्हें जान लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसमें है हमारे कैप्टन चश्मे वाला। ठीक है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पात्र है, तो याद रखना कैप्टन चश्मे वाला। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पात्र है हमारे हालदार साहब। ठीक है, हालदार साहब। फिर थर्ड नंबर पे आते हैं पान वाला। ये तीन यहाँ पर मुख्य पात्र माने गए हैं। ठीक है, तो इस कहानी को सभी बच्चे आराम से ध्यान से सुनेंगे। लास्ट में आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तो मुझे वो जरूर बताइएगा। चलिए हम कहानी को शुरू करें। देखिए बच्चों, कहानी है नेताजी का चश्मा और कहानी की शुरुआत होती है एक हालदार साहब से ही होती है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हालदार साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले से एक कस्बे से होकर गुजरना पड़ता था। यानी कि यहाँ पर जो हालदार साहब है बच्चों, वो डेली अपने काम से डेली 15 दिन में, यानी कि हर 15 दिन में उन्हें अपने काम से एक कस्बे से होकर गुजरना होता था। अब ये कस्बा क्या होता है? तो बच्चों कस्बा एक ऐसा एरिया होता है जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, ये और ज़्यादातर मतलब गाँव वाला भी नहीं होता और शहर वाला भी नहीं होता। तो गाँव और शहर के बीच का जो एरिया होता है उसी को हम कस्बा बोलते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा विकसित भी नहीं है और बिल्कुल ही गांव की तरह भी नहीं है, तो उसको हम कस्बा बोला जाता है। कुछ कुछ चीजें वहां पर चलती जाती हैं, होती रहती है। ठीक है, तो वही कस्बा है। तो जो हालदार साहब थे उनको हर 15 दिन में किसी काम के सिलसिले से कहीं जाना पड़ता था और वो उस कस्बे से ही होकर गुजरते थे। अब देखते हैं कस्बे में क्या क्या चीजें थी। ठीक है, कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। कस्बा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वो ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा था। क्या क्या था वहां पर? कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक छोटा सा कारखाना था यानी कि कोई फैक्ट्री हो गई। ठीक है, ओपन एयर सिनेमा घर था। ठीक है, एक अस्पताल और 2 नगर पालिकाएं थी। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें बता रखी हैं जो कि वहाँ पर कस्बे में होती थी। ठीक है, यानी कि वहाँ पर जो कस्बा था छोटा सा, वहाँ पर ये सभी चीज़ें थी। क्या क्या था? एक लड़कों का स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था, छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और नगर पालिकाएं थी 2। अब जो नगर पालिकाएं होती है बच्चों, हमने एसएसटी में पढ़ा है, जो नगर पालिका होती है तो वो कुछ छोटे मोटे काम भी कराती होगी, है ना? तो वही होता था कि नगर पालिकाएं होने के कारण कुछ छोटे मोटे काम भी होते रहते थे। जैसे कि कभी सड़क बनवा दी, ठीक है, कभी कवि सम्मेलन करवा दिए, इस तरह के जो छोटे मोटे, कभी पेशाब घर बनवा दिए। तो इस तरह के जो छोटे छोटे काम हैं वो वहां पर होते रहते थे। ठीक है, अब देखते हैं। इसी नगर पालिका के अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य चौराहे के बीच पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब यहाँ पर जो नगर पालिका के कौन थे? अधिकारी थे। उन्होंने उस कस्बे के बीच में, ठीक है, बीच चौराहे पर किसकी मूर्ति लगवाने का सोचा? नेताजी सुभाष चंद्र की संगमरमर की मूर्ति लगाने का सोचा। ठीक है, यह कहानी उसी प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से के बारे में, यानी ये कहानी उन नेताजी की मूर्ति के बारे में नहीं है, बल्कि उस मूर्ति के एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, इसको ध्यान से समझना। चलिए, ठीक है, हिस्से के बारे में है। लेखक कहते हैं कि शायद देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी ना होने के कारण, अब यहाँ पर लेखक उस मूर्ति को देखते हैं और मूर्ति में उनको किसी चीज़ की कमी नजर आती है कि मूर्ति में इस चीज़ की कमी है। तो उस कमी का कारण वो सोचते हैं। देखिए वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं या तो जो अधिकारी थे उनको अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होगी, या फिर मूर्ति का जो लागत था, यानी कि जो मूर्ति में पैसे खर्च हो रहे थे वो शायद उनके अनुमान से ज़्यादा लग गए होंगे। इस कारण क्या पता उस मूर्ति में वो चीज़ की कमी हो गई। ठीक है, या फिर बोर्ड के शासन विधि समाप्त होने की घड़ी के कारण, यानी कि बोर्ड आ रहे होंगे जल्दी जल्दी और टाइम कम होगा, इस वजह से भी मूर्ति को जल्दबाजी में बनवा दिया गया, तो उस मूर्ति में कुछ कमी आ गई। या फिर तो फिर उन्होंने क्या करा? उन्होंने किसी जो स्थान में ही जो कलाकार है, यानी कि जो ड्राइंग मास्टर थे छोटे छोटे स्कूल्स में, उनको वो काम सौंप दिया कि आप इसमें क्या बना दो, यहाँ पर चौराहे पर नेताजी की मूर्ति बना दो। ठीक है, उनको ऐसा लगा, इसीलिए शायद मूर्ति में कुछ कमी है। अभी हम देखेंगे कि मूर्ति में क्या कमी है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस उन्होंने सोचे कि शायद इस वजह से उस मूर्ति में वो कमी हो गई। ठीक है,
और अंत में कस्बे में इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को यह काम सौंप दिया गया। और लास्ट में उनको जब कुछ नहीं मिला तो उनके पास ज़्यादा दिन भी नहीं थे, तो उन्होंने क्या करा, अधिकारी ने जो छोटे छोटे स्कूल्स थे वहाँ पर उनके ड्राइंग मास्टर जो थे उनको ये काम सौंप दिया गया और बोला गया कि आपको कुछ दिनों में 10-15 दिनों में ये मूर्ति तैयार करनी है। ठीक है, जो कि महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा दे चुका होगा। जिसने बोला होगा कि हाँ मैं महीने भर में मूर्ति बना दूंगा, उसने वो वादा कर दिया होगा और उन्होंने मूर्ति बना डाली। अब आगे देखते हैं। मूर्ति बहुत सुंदर बनी थी। अब यहाँ पर मूर्ति का बता रखा है कि मूर्ति किस तरह की बनाई गई थी। तो मूर्ति जो थी बच्चों वो बहुत सुंदर बनी थी। नेताजी भी अच्छे लग रहे थे काफ़ी, कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में। तो मासूम लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, और उन्होंने कौन सी वर्दी पहनी थी, फौजी वर्दी पहनी थी। ठीक है, यानी कि फौजी वाली ड्रेस पहनी थी। मूर्ति को देखकर ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा याद आने लगे। यानी कि मूर्ति इतनी अच्छी बनी थी कि उनको जो भी मूर्ति को देखता वो उनको पहले वाले जो उन्होंने नारे दिए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, वो चीज़ें याद आने लग जाती थी। तो यानी कि मूर्ति बहुत अच्छी बनी थी। बस एक चीज़ की कसर थी, तो हमें यही जानना है कि मूर्ति में कमी क्या थी। तो वो ध्यान से देखिएगा। कमी क्या थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी कि मूर्ति बहुत अच्छी बनी थी, फौजी वर्दी भी पहनाई गई थी उसको, सुंदर भी लग रही थी, भावनाओं भी उसको देखकर भावनाओं में बह जा रहे थे लोग। लेकिन क्या नहीं था कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, बल्कि हम उनकी जब कोई भी फोटोज देखते हैं तो उनमें उनकी आंखों में चश्मा ज़रूर होता है। ठीक है, तो यही कमी थी। यानी कि चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो चश्मा भी, लेखक कहते हैं कि चश्मा भी था लेकिन किसका नहीं था, संगमरमर का। यानी कि संगमरमर की मूर्ति थी लेकिन चश्मा संगमरमर का नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब बच्चों यहाँ से कहानी है हमारी शुरू, मतलब यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे तो ध्यान से समझना। ठीक है, एक सचमुच का चौड़ा वाला काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी कि चश्मा जो था वो कैसा था, एक चौड़ा काला फ्रेम का चश्मा था जो कि उस मूर्ति को पहनाया गया था। ठीक है, हालदार साहब ने पहली बार मूर्ति को देखा तो सोचा वाह भाई यह आइडिया भी ठीक है। अब हालदार साहब कौन थे, जो हर 15 दिन में उस कस्बे से होकर गुजरते थे। तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बोला कि क्या आइडिया है। ठीक है, अब उनकी मूर्ति जो है वो पत्थर की है लेकिन जो चश्मा है वो रियल है। तो वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल है। यानी कि उनको चश्मा एटलीस्ट किसी ने पहनाया तो है, तो वो खुश हो जाते हैं। दूसरी बार हालदार साहब उधर से गुजरते हैं तो देखते हैं मूर्ति पर कि चश्मा दूसरा है। अब जब 15 दिन बाद दोबारा से वहाँ से गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि मूर्ति पर चश्मा बदल चुका है, यानी कि कोई दूसरा चश्मा है। अब तार के फ्रेम वाला गोल फ्रेम चश्मा है। तो पहले काला चश्मा था, फिर तार के फ्रेम वाला गोल फ्रेम था। ठीक है, हालदार साहब सोच में पड़ गए और बोले वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। यानी कि वो दोबारा खुश होते हैं और कहते हैं ये भी सही है कि मूर्ति जो है वो कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मे बदल सकती है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी बार फिर एक नया चश्मा। अब वो जब तीसरी बार आए उन्होंने देखा कि दोबारा से चश्मा जो है चेंज हो चुका है। ठीक है, हालदार साहब को आदत हो गई। इस बार उन्होंने पान वाले से पूछ लिया। अब हालदार साहब जब भी 15 दिन में वहाँ से होकर गुजरते थे तो उनको आदत हो गई थी कि नेताजी की आंखों में हमेशा अलग अलग तरह के चश्मा होते हैं। तो इस बार उन्होंने पूछ ही लिया किससे, पान वाले के वहाँ से। अब मैं बताती हूँ ये पान वाले कौन थे बच्चों। पान वाले उस कस्बे में ही उनकी दुकान थी, एक पान वाले की दुकान थी, वहीं पर वो रहते थे, मतलब उनकी दुकान थी और वहीं से हालदार साहब हमेशा पान खाया करते थे। तो वो सोचते हैं कि अब मैं पान वाले से इसके बारे में पूछूंगा। तो उन्होंने पूछा कि नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो वो बोलते हैं कि ये हर बार नेताजी का चश्मा बदल कैसे जाता है, मैं हर 15 दिन में आता हूँ और हर 15 दिन में ये बदल जाता है। पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला ऐसा करता है। तो पान वाले ने बोला कि ये कोई और नहीं बल्कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। ठीक है, हालदार साहब समझ गए कि चश्मे वाले को नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अधूरी लगती होगी। तो हालदार साहब सोचते हैं कि जो कैप्टन है, कैप्टन जो है चश्मे वाला, उसको शायद नेताजी की जो मूर्ति है वो बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती होगी, इसलिए वो उनको अलग अलग फ्रेम पहना देता है। ठीक है, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेमों में से एक वह मूर्ति पर फिट कर देता है। यानी कि उसके पास जो भी फ्रेम होते हैं उनमें से वो कोई भी एक फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। ठीक है, आगे देखते हैं, जस्ट अ मिनट। अब देखिए बच्चों अब क्या होता है। ठीक है,
जब किसी ग्राहक को वैसा ही फ्रेम चाहिए होता जैसा मूर्ति पर लगा होता तो वह फ्रेम मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देते। यानी कि वो समझ गए कि जब भी किसी ग्राहक को, यानी कि जो भी उनसे चश्मे का फ्रेम लेता था, अगर किसी को पसंद आता था, वो नेताजी की चश्मे की मूर्ति में से चश्मा उतार कर उस ग्राहक को दे देते थे। ठीक है, और उसमें दूसरा फ्रेम लगा देते। ठीक है, किसी कारण से मूर्ति के लिए ओरिजिनल चश्मा नहीं बन सका था। तो लेखक यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई रीज़न था। ठीक है, बहुत सारे रीजंस दिए थे, उनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है कि नेताजी का जो चश्मा, नेताजी की जो मूर्ति थी उस पर चश्मा नहीं बन पाया था। हवलदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का पूर्व सैनिक। अब जो हवलदार साहब है वो सोचते हैं कि ऐसे तो कोई और नहीं करता, यानी कि इनके मन में एक अलग से देशभक्ति की बहुत अच्छी भावना है, तभी तो ये उनको चश्मा पहनाते हैं। तो सोचते हैं कि क्या पता ये कोई पहले सैनिक रहा होगा, ठीक है, फौज में, या फिर कुछ रिलेशन होगा अच्छा। तो वो इस तरह से पूछते हैं पान वाले से कि क्या कोई सगा था उसका, या फिर साथी था, या आज़ाद हिंद फौज का पूर्व सैनिक था। इस तरह से वो पूछते हैं। उसने बताया, किसने बताया? पान वाले ने बताया कि वह लंगड़ा है, फौज में कैसे जाएगा। यानी कि उसकी बेइज्जती करी और बोला कि वो जो कैप्टन वाला है वो लंगड़ा है, पागल है, और फौज में वो कैसे जाएगा। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बोला। यह तो उसका पागलपन है। और क्या बोलते हैं कि ये सब जो भी वो करता है, उनमें फ्रेम लगाता है, ये सब उसका पागलपन है। ठीक है, ये सब वो बोल देता है। हवलदार साहब को पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। तो हवलदार साहब सोचते हैं, एक तो वो इतना अच्छा है कि वो नेताजी की मूर्ति पर हमेशा चश्मा लगाता है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है, और जो ये पान वाला है ये उसकी बार बार बेइज्जती कर रहा है, तो उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हवलदार साहब को। आइए आगे देखते हैं। कैप्टन चश्मे वाले की कोई दुकान नहीं थी। अब कैप्टन चश्मे वाले के बारे में बताया है कि वो कौन था। तो जो कैप्टन चश्मे वाला था बच्चों, उसकी कोई दुकान नहीं थी। ठीक है, वह फेरी लगाकर चश्मे बेचता था और वो लंगड़ा भी था, यानी कि उसकी कोई दुकान नहीं थी। एक डंडे में वो चश्मे का फ्रेम्स लगाता था और उनको बेचता था। ठीक है, 2 साल से हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई तरह के नए नए चश्मे लगे देखे। अब 2 साल से नेताजी वहीं से गुजरते थे। हर 15 दिन में वो देखते थे कि नेताजी की आंखों में अलग अलग से चश्मे लगे होते थे। ठीक है, एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। अब एक बार दोबारा से हवलदार साहब हर 15 दिन में जाते थे वहाँ से, तो वो दोबारा वहाँ से गुजरे और उन्होंने देखा कि अब मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है। ठीक है, पूछने पर पता चला कि कैप्टन जो है वो मर गया। अब जब वो पूछते हैं कि आज नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, तो पता चलता है कि जो कैप्टन चश्मे वाला है वो मर गया। ठीक है, उन्हें बहुत दुख हुआ यह सुनकर। 15 दिन के बाद वे कस्बे से गुजरे तो सोचा कि अब वहाँ नहीं रुक पाएंगे। उन्होंने सोचा कि अब वो बहुत उदास हो गए। उन्होंने सोचा कि अब मैं जब भी यहाँ से जाऊँगा तो कस्बे पर नहीं रुकूँगा। ठीक है, वो ऐसा सोचते हैं। ना ही पान खाएंगे और मूर्ति के बारे में भी नहीं देखेंगे। यानी कि वो बोलते हैं ना मैं रुकूंगा, ना मैं पान खाऊंगा, और मैं ना मूर्ति की तरफ देखूंगा। वो ऐसा सोचते हैं क्योंकि उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन आदत से मजबूर थे। लेकिन अब उनको आदत थी, उनको हैबिट थी, वो हमेशा वहाँ पर रुकते थे और चश्मे को, वो मूर्ति को देखते थे। ठीक है, तो आदत से मजबूर थे। चौराहे आते ही उनकी आंखें मूर्ति की ओर उठ गई, और जैसे ही कस्बे का चौराहा आया उनकी जो आंखें हैं वो मूर्ति पर चली गई। यानी कि उन्होंने मूर्ति को देख लिया। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वो जीप से उतरे, इतने भावुक हो गए और मूर्ति के आगे जाकर खड़े हो गए। ठीक है, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा था। अभी सरकंडा क्या होता है बच्चों? लकड़ी होती है एक। ठीक है, उससे किसी ने उसको, मूर्ति को चश्मा पहनाया था। और वो चश्मा किसने बनाया था? वो चश्मा बच्चों ने बनाया था। ठीक है, जो कि बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर उनकी आंखें भर आई, और जब उन्होंने ये देखा कि उनकी आंखों में किसी बच्चों ने बनाया एक सरकंडे का चश्मा पहनाया गया है, तो ये सब देखकर जो हवलदार साहब है उनकी आंखें भर आती हैं। यानी कि बच्चों, यहाँ पर हमें ये कहानी ये संदेश देती है कि अभी के जो लोग हैं उनका तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो हमारा फ्यूचर होते हैं, तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी एक देशभक्ति की भावना है, जो सोचकर उन्होंने उन नेताजी के लिए एक सरकंडे का ही सही पर चश्मा बनाया और उनको पहना दिया। तो ये कहानी यहाँ पर हमें यही संदेश देती है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि नेताजी की आंखों में क्यों आंसू आए, तो आप बता सकते हो कि वो बहुत भावुक हो गए और उन्होंने देखा
कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनके मन में कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी देशभक्ति की भावना है और वो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं। और वैसे ही जो चश्मे कौन था, कैप्टन चश्मे वाला था, उसके मन में भी बहुत ज़्यादा देशभक्ति की भावना थी। वो एक आम आदमी था लेकिन फिर भी उसको जो नेताजी हैं वो बिना चश्मे के अच्छे नहीं लगते थे, तो उसके पास जो भी फ्रेम होते थे वो उनको पहना देता था। तो यही है हमारा पार्ट। मैं आशा करूँगी आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो आप सभी लोग इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा और एक बार अपनी बुक से इसकी रीडिंग ज़रूर करिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।